वो 32 साल अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी रहे। अल्ताफ हुसैन की मशहूर ज़माना 50 मोटरसाइकिल पर साथ घूमते रहे। पार्टी महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हो गई तो उसे विटनेस किया। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो जिला वतनी इख्तियार की और लंदन चले गए। तवील अरसा लंदन में अल्ताफ हुसैन के साथ गुजारा। वो अल्ताफ हुसैन के इतना करीब थे कि अल्ताफ हुसैन उनकी बात सुना करते थे, लेकिन फिर इख्तलाफात हुए। 2012 में उन्हें पार्टी की नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर राब्ता कमेटी से निकाल दिया गया और 2016 में वो भी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के काफ़िले में शामिल हो गए। लेकिन ये साथ ज़्यादा अरसे नहीं चला और कुछ अरसा खामोश रहने के बाद पीपल्स पार्टी के जियाले बन गए। जी हाँ, मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक रुकन MKM राब्ता कमेटी, साबिक जोनल इंचार्ज मीरपुर खास अनीस अहमद एडवोकेट। अनीस भाई, वेलकम इन आवर प्रोग्राम। आपसे आज बहुत सारी बातें होंगी और खुलकर बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक हालिया डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। आपके जो साबिक कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान में कहा कि वो तमाम कारकुनों को अपने हलफ से आज़ाद करते हैं। ये MKM में हलफ भी लिया जाता था? MKM में तो हलफ लिया जाता था, बिल्कुल। क्या हलफ होता था? हलफ ये होता था कि मैं कायद का वफादार रहूँगा और अंधा एतमाद करूँगा, और अगर मुझे कोई इख्तलाफ होगा तो मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। यानी उसकी जिस्त जो थी वो ये थी। और कैसे लिया जाता था ये हलफ? कलाम पाक पे हाथ रख कर। आपने भी लिया था? मैंने हलफ नहीं लिया। आपने हलफ नहीं मैं लिया? हलफ याफ्ता नहीं था, मैंने बैत की थी। मुझसे अल्ताफ भाई ने बैत ली थी। आपने उन्हें अपना पीर माना था? नहीं, बस उन्होंने कहा कि तुझसे मैं हलफ नहीं लूँगा, मेरे हाथ पे बैत कर। तो मैंने बैत की और उस बैत के गवाह सलीम शहजाद भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, चेयरमैन अज़ीम अहमद तारिक शहीद, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, और शब्बीर हाशमी जो साबिक पहले इंटीरियर सिंध, अंदरूनी सिंध के, क्या सिंध के सूबाई सदर थे, वो थे, और बहुत से मीर पुखास के लोग जो गवाह हैं। तो उन्होंने मुझे आमने सामने बिठाया, और यही जो कलाम पाक पे लिया जाता है हलफ, ये मेरे से बैत पे मुझसे कहा कि ये दोहराओ। तो आज 45 साल के बाद कारकुनों को इस हलफ से आज़ाद करने का क्या मकसद है? देखिए, मैं हलफ तोड़ने के लिए तो जब वफादारी निभानी हो तो उसके लिए हलफ की ज़रूरत होती नहीं है। तो और भी पार्टियां हैं और भी माजी गुजरा, सब कोई कुरान पे कभी हलफ नहीं लिया करते थे। वफादारी का एक कमिटमेंट होता है, और जो कमिटमेंट तोड़ना चाहे वो तोड़ देता है। उनमें से हम भी शामिल, हमने तोड़ा ना कमिटमेंट, लेकिन हमने बैत को तोड़ा, लोगों ने कुरान को तोड़ा। तो ये अच्छा फैसला किया कि कुरान से इसके, देखें, कुरान पे हाथ रखना और फिर गलतियां करना और उस गलती का मदावा ना करना, ये भी बड़ा गुनाह है। तो मेरा ख़्याल से मैं तो इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ कि हलफ से उन्होंने आज़ाद किया। चले, MKM को शुरू में तहरीक कहा जाता था और ये महाजिर कौम के हुकूक के लिए शुरू की गई थी। ये तहरीक तंजीम कैसे बनी? तंजीमें ही तहरीक बना करती हैं। तंजीमें ही तहरीक बना करती हैं। बेसिकली उसके मकासद देखे जाते हैं। चले, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रीशेप कर लेता हूँ। ये तहरीक सियासी तंजीम कैसे बनी? ये तो बनी मेरा ख्याल 87 से, जब क्योंकि AP में एक स्टूडेंट विंग था, और स्टूडेंट विंग जब कॉलेजों में और उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको डिस्टर्बेंस हुई, बहुत ज़्यादा नहीं काम करने की हुई, तो फिर पब्लिक में जब आते हैं आप, तो पब्लिक में आकर आपको कोई ना कोई मैनिफेस्टो देना पड़ता है, कोई मंशूर देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल से कोई ये गलत फ़ैसला नहीं था कि MKM बनाई, और बड़े अच्छे मकासद के लिए बनाई थी। ज़ाहिर है
एक पिसे हुए तबके के लिए, मिडिल क्लास गरीब लोगों के, और फिर शहर के जो जिसे कहा जाए कि आप उसको महाजिर कह लें या शहर अर्बन एरियाज़ के लोग कह लें, उस वक्त दबाव तो था ना, उन पर दबाव था, उनके मामलात बड़े डिस्टर्ब थे और उनकी कहीं सुनवाई नहीं थी। तो माहौल तो बहुत अच्छा दिया और मकासद भी बहुत अच्छे थे। वो एक अलग बात है कि मकासद को फिर ज़ाहिर है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जब जैसे जैसे पार्टियां मजबूत होती हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र उन पर पड़ती है और फिर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो जो है ना अब उनकी गिरफ्त में रहे। तो शायद उस गिरफ्त से आज़ाद होने की जदोजहद और गिरफ्त में रहने की जदोजहद ने पार्टी पर आए दिन एक कोई ना कोई वबाल डाला, कोई ना कोई ऑपरेशन की शक्ल में, कोई जिसे कहा जाए कि फसादात की शक्ल में वो डाला गया। और वो फिर पार्टी का तो स्ट्रक्चर धर्म बरम इसी तरह किया जा सकता है ना कि अंदर से लोगों को ख़रीदा जाए, कहीं तसादुम कराया जाए। तो वो तसादुम तो आपके सामने है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात में होते रहे। 86 के वाक़यात में भी हुआ, कस्बा अलीगढ़ भी हुआ, फिर हैदराबाद पक्का किला भी हुआ, सोराब गोट भी हुआ, ग्रीन टाउन भी हुआ। तो शायद कोई इलाका सैफुल्ला का अड्डा भी बना, इस फसाद की जड़ बना। तो ये डिफरेंट जो माहौल बना, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर ये सोचा गया कि भाई अब इसको जो ना एक सियासी जमात की तहरीक अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लिया जाए ताकि लोगों के मसाइल, जो छोटे मोटे मसाइल, ख़ासकर बुनियादी मसाइल, तो वैसे तो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे, लेकिन जो बुनियाद थी वो लोकल बॉडीज़ के सिस्टम की और गली कूचों की सफाई की कहीं तवज्जो नहीं थी, शहर की डेवलपमेंट की तवज्जो नहीं थी। कोटा सिस्टम इशू नहीं था? कोटा सिस्टम इशू था, उसके लिए जद्दोजहद की, उसके लिए मुसलसल आवाज़ उठाई। अब कोटा सिस्टम फिर 18वीं तरमीम में बहाल रहा। तो ये 18वीं तरमीम में बहाल रहा, भाई पार्टी की हाई कमान या पार्टी का कायद मुझे अगर नॉमिनेट करे और मुझे पता हो कि मैं जो ना ये मेरे पास बुनियादी मकसद, जब मैं आईनी तरमीम के अंदर बैठूंगा तो मेरे सामने एक बुनियाद ये होगी कि मैं कोटा सिस्टम को किसी तरीके से रुकवाऊं और इसको ओपन करवाऊं। भाई इसके ऊपर आएंगे, 18वीं तरमीम के ऊपर आएंगे। पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि जो MQM के क़याम के बुनियादी मकासद थे, अगर हम वो जो पहला पम्फलेट है मेरी आवाज़ सुनो, अगर हम उसकी बात करें तो 3 बुनियादी इशूज़ थे: कोटा सिस्टम, लफ्ज़ महाजिर शनाख्त, और तीसरा जो है वो मैसूरन पाकिस्तान की वापसी। इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तीसरा तो लफ्ज़ महाजिर तो एक्सेप्टेड हो गया ना, इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो गया ना। और फिर जिस फौजी ऑपरेशन में जिस तरीके से इंटरनेशनली जो आवाज़ें उठी ह्यूमन राइट्स की और हर जगह से कि कराची में महाजिरों के साथ जुल्म, ज़्यादती, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, फिर ये चीज़ एक तरीके से मेरे हिसाब से ये चीज़ तो मुकम्मल हो गई है। कोटा सिस्टम पे यकीनन कहीं ना कहीं उसमें आप सही तरीके से निगोशिएट नहीं कर सके। आपने अपने दीगर मकासद को अव्वलियत देकर बुनियादी मकसद को आपने बालाए ताक रखा। तो वो चलते चलते यहाँ तक आ गया, जब 18वीं तरमीम का मामला आया तो उस तक में आ गया, उसमें भी आपने नज़रअंदाज किया। चलें, अब आपसे मैं ज़रा एक डायरेक्ट सवाल कर लूँ। आपने अल्ताफ़ हुसैन के हाथ पे बैत की, MQM में रहे 32 साल। MQM में रहते हुए शख्सियत परस्ती की जद्दोजहद की या कौम परस्ती की? देखिए, कौम परस्ती की जद्दोजहद ही बुनियादी तौर पे शख्सियत परस्ती की जद्दोजहद का दूसरा नाम है। क्योंकि जो शख्सियत जब जिस मकसद के लिए उठी थी, जब आप उसके ऊपर आंख बंद करके, उस पर अंधा एतमाद करके आप उसके साथ चल रहे हैं, तो फिर वो भी तो कौम परस्ती की बुनियाद को लेकर ही उसने लोगों को जोड़ा है ना। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम बिरादरियों की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद पर मेरे साथ आओ। कौम परस्ती की लफ्ज़ महाजिर की बुनियाद पर ही उसने अपनी जद्दोजहद शुरू की और लफ्ज़ महाजिर की बुनियाद पर ही चीज़ों को आगे बढ़ाया और महाजिर मसाइल के ऊपर ही उसने आवाज़ उठाई। ठीक है ना।
तो जब आप उसके साथ चल रहे हैं तो आप उसके अच्छे बुरे, उसके जो मकासद है उसके आप जिम्मेदार आप भी हो गए ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ शख्सियत पसंद रहे और आपने कौम परस्ती को छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। अल्ताफ़ हुसैन के साथ एक तवील आपका सफ़र गुजरा है, याद तो आता होगा वो सफ़र। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू मीरपुर खास से। मीरपुर खास, जब मैंने मीरपुर खास में काम शुरू किया तो शहर में शायद चंद लड़के काम किया करते थे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और वो मेरे पास अक्सर आया करते थे और मुझसे अपने वो पम्फलेट, मेरी आवाज़ सुनो और जो उनके पास कोई जो पैगाम आता थे वो देते थे। उस वक़्त MQM बनी नहीं थी, तो मैं उनकी सपोर्ट किया करता था। यानी मैं डोनेशन मांगते थे तो मैं डोनेशन उनको, अच्छा डोनेशन जो उनको पूरे शहर से कहीं नहीं मिलता था, मैं उनको वो देता भी था। फिर आस्ते आस्ते मैंने उनसे कहा कि बजाय चोरी छुपे कहीं मीटिंगें करने के, मेरे घर पे आके कर लिया करो, ड्राइंग रूम में बैठ के कर लिया करो, मेरे कमरे में ऊपर आके कर लिया करो और मुझे बता दिया करो, आके मीटिंग कर लिया करो, कोई मसला नहीं। तो ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते बाकायदगी से काम की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं कारकुन था, काले तेल की चौकिंग करना ये मेरी जिम्मेदारियों में था। और उस ज़माने में जंग वंग जलाने का बड़ा रिवाज था, उस जलाने वलाने में भी शामिल रहता था, चाहे वो पोस्ट ऑफिस चौक पे जलाएं, चाहे रेलवे स्टेशन के सामने जलाएं। तो इन चीज़ों में मैं, और छोटे मोटे, उस वक़्त इतना बड़ा मॉब नहीं था कि हज़ारों की तादाद में लोग निकलें और एहतजाज करें, तो यही एक किस्म का एहतजाज हुआ करता था। और फिर 1987 में पहले हमारे सिंध के एक सूबाई सदर होते थे, शब्बीर हाशमी, वो सूबे के पूरे सदर होते थे। कराची 3 जोन में था और सूबे का सदर जो ना शब्बीर हाशमी हुआ करते थे। तो वो जो ना उन्होंने वो जो पार्टी के अंदर अक्सर खलफिशार होता है, तो वो उस ज़माने में उनकी तरफ से कोई चीज़ ऐसी गलत आई कि जिस पे अल्ताफ़ भाई ने उस वक़्त फ़ैसला किया कि अब सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कराची को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये बात है मार्च 87 की। कंवर नवेद भाई मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके रिहाइशगाह के बाहर बड़ी सारी जगह थी, बड़ा सारा ग्राउंड नुमा जगह थी लतीफ़ाबाद में। वहाँ पे पूरे सिंध का कन्वेंशन किया गया और वहाँ कंवर नवेद भाई को हैदराबाद का ज़ोनल ऑर्गेनाइज़र, मुझे मीरपुर खास जोन का ऑर्गेनाइज़र, और एक जावेद इकबाल होते थे लाड़काना के। तीसरा जोन बनाया गया लोग, लेकिन वो एक नाम के लिए बनाया गया कि अपर सिंध में, लेकिन वो काम नहीं था उसमें, लेकिन उसका जोनल ऑर्गेनाइज़र जावेद इकबाल को बनाया गया। अल्ताफ़ हुसैन से कब कुर्बत हुई आपके? मेरी बुनियादी तौर पे अल्ताफ़ भाई से 87 से कुर्बत हो गई थी। मैं जब ये जोन अनाउंस हुए उस वक़्त तक मैं अल्ताफ़ भाई के साथ बाकायदा अटैच हो गया था और मुझे अक्सर वो बुला लिया करते थे। फिर मैं जोनल ऑर्गेनाइज़र भी बन गया, तो जोन के साथ साथ मैं अल्ताफ़ भाई के साथ बाकायदा, उस ज़माने में 90 नहीं होता था, बल्कि एसएम तारिक शहीद मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और एक MNA थे एसएम असलम जो उनके बड़े भाई थे, उनकी रिहाइशगाह थी कराची दस्तगीर में। तो उनके ऊपर के हिस्से में पूरा पार्टी का निज़ाम था और मैं वहीं उनके साथ रहता था और काफ़ी तभी अरसा उनके साथ ही कराची के गली कूचे में जाना। मोटरसाइकिल पर घूमते रहते थे आप उनके साथ? मोटरसाइकिल पे तो उससे पहले जब आया तो वो मोटरसाइकिल तो ज़ाहिर है होती थी, मेरे पास कार थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मोटरसाइकिल तो कभी कभार कोई ओकेजनली वो निकालते थे, कभी अपनी 50 भी निकाल ली, कभी किसी से कहा कि कोई मोटरसाइकिल उठा लो, चलते हैं कहीं खामोशी के साथ, तो चल देते थे साथ में। उनके हम मोटरसाइकिल चलाते थे, वो पीछे बैठ जाते थे। तो बहरहाल एक सफ़र था तवील। 87 में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, 88 में कौमी इंतखाबात होते हैं और 90 से 92 के दरमियान ऐसी फ़िज़ा MQM के ख़िलाफ़ बनना शुरू हो जाती है कि 92 में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्या कर रही थी MQM उस वक्त ऐसा कि वो मुक़्तदर हलकों को अच्छा नहीं लगा? देखें, जब
ये तो सब मानते हैं कि जब एमक्यूएम बल्दियात में आई कराची और हैदराबाद के अंदर, और मीरपुर ख़ास में हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, एक तरीके से कि हम पूरी की पूरी कैबिनेट को ही जो ना अरेस्ट कर लिया गया था। जैसे मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे उठा के मिट्टी, उस ज़माने में मिट्टी तो एक बहुत मामूली सा कस्बा था, बाहर डेजर्ट के अंदर एक लॉकअप था, बस 6 महीने वहाँ बंद रहा, खामखा के अंदर, बिला वजह के अंदर उस लॉकअप में बंद कर दिया। फ़कीर मेमन मरहूम को छाछरों में बंद कर दिया ले जाके, वो छाछरों में बंद रहे, बाकी भाग गए। पुलिस ने इतना कार्रवाई की। मोहम्मद खान जुनेजो साहब का दौर था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक्शन करवाया था कि भाई इनको सबको तितर बितर करो। तो हम शहर के अंदर तो हम किसी कोई कैंडिडेट हमारा नॉमिनेशन दाखिल कर नहीं सका था। जब डेवलपमेंट हो और पीस हो और माहौल बेहतर हो, तो माजी में ये पॉलिसी रही है कि कराची को में कोई एक पार्टी डोमिनेट ना करे, क्योंकि जितना आप अच्छा काम करेंगे, यहाँ पर आप मजबूती से जमेंगे, तो कुछ लोगों को, कुछ मुखालफिन को और कुछ इस्टेब्लिशमेंट को वो उस वक़्त बुरा लगा, क्योंकि फिर जब आप जम जाते हैं तो आप उनकी बात को मानते नहीं हैं। नहीं, यानी आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एमक्यूएम चूंकि मकबूल हो रही थी, एमक्यूएम के साथ लोग जोड़ रहे थे, इसलिए सिर्फ ऑपरेशन किया गया, नहीं, और कोई बात नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी वजह और भी ये थी कि एमक्यूएम का इतना कंट्रोल था, तो जब एक शख्स का कंट्रोल हो और एक पार्टी का कंट्रोल हो, तो पॉलिसी के तहत वो गवारा नहीं था। इसको तकसीम में रखो कि कुछ पॉकेट पे कोई दूसरे हों, कुछ पॉकेट में कोई दूसरे हों, इस तरह डिफरेंट लोग जो ना इस शहर पर हुक्मरान हों। तो कैसे किसी एक के सामने एक की बात, क्योंकि एक जब मजबूत होता है तो वो फिर थोड़ी सी अड़ी करता है। तो वो फिर अड़ी कर रहे थे, यकीनन कहीं ना कहीं की होगी ना, बहुत सी मामलात में की होगी कि भाई नहीं, ये नहीं बात मानता। तो फिर तकसीम कैसे की गई? एमक्यूएम को तकसीम पहला मरहला तो 90 में ही आया। 91 से जो कुछ लोग इधर उधर हुए, आफाक आमिर हुए, फिर मुल्क से बाहर चले गए, फिर लाए गए, फिर बिठाए गए, फिर मारधाड़ शुरू हुई, फिर अल्ताफ़ भाई को भी जलावतन होना पड़ा, तो सबको हाइडिंग में जाना पड़ा, रुपोशियाँ काटी, मरे लोग। तो फिर तो जब इतने सारे लोग मरेंगे और इतने सारे लोग हाइडिंग में जाएंगे और लीडर जो ना वो जलावतन होगा, तो फिर मकासद हासिल करने में आसानी हो जाती है ना, लेकिन वो हासिल नहीं कर सके उसके बावजूद, क्योंकि एमक्यूएम ऑपरेशन के बाद और मजबूत हो गई थी, क्योंकि लोगों ने एमक्यूएम को छोड़ा नहीं था। एमक्यूएम की जहां अपनी गलतियां थी, जिसकी वजह से बाद में एमक्यूएम को लोगों ने छोड़ा। आप समझते हैं जो भी कराची ऑपरेशन था उससे एमक्यूएम जो है वो मजीद मजबूत हुई? हाँ, लोग आप तो, पर भी एमक्यूएम के कारकुनों को जो है वो इंडिया में तरबियत के लिए भेजने के भी इल्जामात लगे। ये इल्जामात क्यों लगते थे, उनकी हकीकत क्या है? देखें, ये एक तरीका है माजी की इस्टेब्लिशमेंट का कि आप ऐसी पार्टी जो जमी हो, मजबूत हो, तो उसको आप किस तरीके से साइड कर सकते हैं। फिर उसको क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिसी उस पर ली जाती है, फिर उसको आइसोलेशन की पॉलिसी उस पर लागू की जाती है, फिर मार लगाई जाती है क्रिमिनल करार देकर, और फिर लोग मरते हैं। तो हम तो नसीब से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना सर की कीमत तो हमारे भी लगी थी उस वक्त। कितनी लगी थी? मेरा ख्याल उस ज़माने के अंदर मेरी सर की कीमत 2.5 या 3 लाख रुपए लगी थी, ये 90 के अंदर, और बहुत सौ की लगी थी। लेकिन मेरी कीमत बढ़ते बढ़ते जब मैं अरेस्ट हुआ तो काफ़ी 10-15 लाख पे जा चुकी थी। कब अरेस्ट हुआ? मैं अरेस्ट हुआ 95 के लास्ट में, कराची से गिरफ्तार हुआ। और क्या केसेस बनाए गए थे आपके खिलाफ? मेरे ऊपर तो फिर बहुत सारे केस बनाए गए थे, कोई 30-35 केस बनाए गए थे। तो पता नहीं नाज़ाबाद में कितने लोग मरे, वो डाल दिया। केस का मसला नहीं है भाई, केस की तो फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जिसको बनाना चाहें।
देखो नहीं बनाना चाहें तो फिर वो तो केस बनने में कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ नाम ही तो लिखना होता है, एफआईआर तो पक्की मौजूद होती है। फिर आप उठा के पीटो और उससे हाँ करवाओ। हमें भी पीटा, हमने तो कान पकड़ लिए थे। हमने कहा भाई मारते क्यों को, आप लिखवा लो, हर चीज़ का हाँ कर लो, बाद में अल्लाह मालिक के कोर्ट में देखेंगे। तो मार तो लगी थी अच्छी खासी। तो ये कोई, अब तो चलो मार की हद तक ही रह गए और मरने से बच गए। अल्लाह मियां ने बचा लिया, माँ की दुआ से बचा लिया, भाइयों की दुआ से बचा लिया। लोग तो अपनी जानों से चले गए ना, यानी हाँ करने के बाद भी मार दिया। कोर्ट में पेश कर देते आप, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात कर रहे एक्स्ट्रा हैं आप। जुडिशियल किलिंग कर ली। मेरा सवाल था आपसे कि ये इल्ज़ामात, जिनाहपुर का इल्ज़ाम हो, नक्शे बरामद हो जाएं, बाद में बेशक उस पर माफ़ी मांग ली गई, लेकिन एक पूरी पाकिस्तानी कौम को तो एक दे दिया गया मैसेज कि एमकेएम जो है वो मुल्क तोड़ना चाहती थी। इसके साथ साथ ये इल्ज़ाम भी लगा, जो आपके ऊपर भी लगा, कि इंडिया जो है वो कारकुनों को तरबियत के लिए भेजा करते थे। क्या नहीं था ये सब? देखें, जब फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ ना, ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई है, तो जिसको जहां मौका मिला वो निकल गया। अच्छा, जैसे लोग या कोई जुर्म करते हैं या किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो अफगानिस्तान की तरफ भागते हैं ना, फाटा में भाग जाते हैं ना। ये फाटा तो एक वक्त में जो है वो एक ऐसी जगह होती थी जहां जाके आप बिल्कुल आसानी से रह सकते थे ना, इसलिए कि उनके वहाँ अजीज़ व अकारब थे, उनके हम ज़बान थे, उनके रिश्तेदार थे, तो वो जाके वहाँ पनाह गुज़ी हो जाते थे। तो ये बेचारा जो एमक्यूएम का वर्कर था, ये कहाँ जाता? जिसको मौका लगा वो ईरान भाग गया, जिसको मौका लगा अफगानिस्तान ये जा नहीं सकता था क्योंकि बिल्कुल अलग नज़र आता, वहाँ तो वैसे ही और किसी डच्चे में पड़ जाता। तो उसने आसानी के लिए कि रिश्तेदार अजीज़ व अकारब कुछ नहीं तो मेरा कोई रिश्तेदार है तो कह दिया कि यार इसका ख्याल कर लो। वो बेसिकली सैकड़ों की तादाद में इंडिया चले गए। जिसके पास गुंजाइश थी वो यूरोप या अमेरिका निकल गए। जो जिस पोजीशन पे था उसने वो पोजीशन अपनाई। उसको किसी को एमक्यूएम ने प्लानिंग के जरिए नहीं भेजा था। ये मैं बिल्कुल दलील से और बहुत एतमाद से भी ये बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि कत्तन नहीं भेजा गया। सैकड़ों लोग जो भागे, इंडिया, ईरान, जहां जहां जिसको मौका लगा। फिर हुआ ये कि जाहिर है वहां पर उन्होंने वहां राब्ता किया। जिसको जो मौका लगा, गुंजाइश थी, उसने लंदन सेक्रेटरीट राब्ता करना शुरू किया। हम इधर आ गए हैं, हमारी हेल्प करें। तो जिसकी जितनी हेल्प की जा सकती थी इंडिया से निकलवाया। कोई साउथ अफ्रीका निकल गया, कोई कहाँ निकल गया। मोस्टली क्योंकि पाकिस्तान तो उनके लिए ममनुआ था ना उस वक़्त। तो पाकिस्तान आने का मकसद उनको वापस उस वक़्त गार में धकेलना, मौत के मुंह में धकेलना था। तो मौत में मुंह में धकेलने के बजाय बांग्लादेश में तहाशा लोग गए। बांग्लादेश, मैं कहता हूं इंडिया से ज्यादा लोग बांग्लादेश गए, नेपाल गए। वो इसलिए कि ये गरीब कंट्रियां थी, बॉर्डर करीब थे। वहां से इंडिया से बांग्लादेश निकल गए, इंडिया से नेपाल निकल गए, मेहनत मजदूरी करते रहे। अब उसको आप, जब आपकी मार लगाने का मकसद हो ना, तो फिर बहाने नहीं देखे जाते हैं। फिर तो बेटा आपने किया है ये, आप तो हो ये। अरे भाई, फिर आखिर में हाथ जोड़ के बंदा कहता माई बाप हैं। तो जब हुआ ये सब तो आप भी जो है वो लंदन चले गए एक वक्त? नहीं, मैं उस वक्त लंदन आप 98 में गए? मैं 98 में जब हकीम सईद की ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन शुरू हो चुका, एक और ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें दौर में, तो मुझे भी कहा गया, अल्ताफ भाई ने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ किसी तरीके से। तो मेरे पास दुबई का रेजिडेंस था। मैं तो एयरपोर्ट से गया क्योंकि मैं वांटेड तो था नहीं उस वक्त। तो मैं कराची के अंदर था, अभी ऑपरेशन शुरू हुआ था। मैंने फ्लाइट पकड़ी और मैं दुबई से, कराची एयरपोर्ट से मैं दुबई पहुंच गया। दुबई में मैं कोई 2-3 हफ्ते मैंने दुबई क़याम किया। वहीं से मैंने लंदन इतला दी कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा लंदन
आ जाओ। मेरे पास लंदन का वीज़ा भी था क्योंकि मैं आना जाना मेरा लंदन रहता था। तो मैं फ्रांस के रास्ते जो ना एयर फ्रांस से मैं वहाँ पे ट्रांजिट था 2-3 दिन का पेरिस में, और रुक कर मैं सीधा लंदन पहुँच गया। उसके बाद फिर मैं वहीं रहा। बरतानवी शरीयत कैसे मिली? नहीं, मैंने बरतानवी शरीयत नहीं ली है। आपके हवाले से कहा जाता है कि आपके पास दोहरी शरीयत है। मेरे हवाले से तो कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप सच बोलते हैं, और सच बोलते वक्त आप ये नहीं देखते कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगता था सामने वाले को? भाई सामने वालों को बुरा लगता था तभी तो यहाँ बैठ के आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कम सच बोलूँ। ये जो सच तो आवाम के सामने जाना है, कौम के तो सामने भाई जाना है। उतना ही सच बोलूँ जितना आवाम हजम कर ले। मैं जिस सामने वाले की बात कर रहा हूँ आप यकीनन समझ गए हैं। उस सामने वाले को कितने बुरे लगते थे आप जब आप सच बोलते थे? बुरा लगता था तभी तो छोड़ दें, कोई और सवाल कर लें। सुना है लंदन में आप वो वाहिद शख्सियत थे जो किसी टेलीफोन खिताब के दौरान जब गुफ्तगू किसी और जानिब जाने लगती थी तो आप ही वो शख्स थे जो सिर्फ लाइन काट सकते थे और आप लाइन काट देते थे। हाँ, बहुत दफ़ा किया, बहुत दफ़ा किया। मखबरों ने अल्ताफ़ भाई को बताया भी कि जो ये लाइन जो काटता है ये अनएजुकेटेड काटता। तो मेरी अक्सर वो कहते थे कि जब मेरा खिताब शुरू हो इसको बोलो मिलाने के बाद ये कमरे से बाहर जाके बैठे। तो मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ भाई के अलावा कोई मेरे को कोई किसी के और के काबू में मैं था नहीं। तो मैं अपनी उससे मैं कहता था कि जब आप नींद में उठ के खिताब करेंगे तबीयत आपकी नासाज होगी, तो आप जब खिताब करेंगे तो आप अपना रब्त कायम नहीं कर रख सकेंगे। वो रब्त जब बिगड़ता था तो मैं टेलीफोन के पास ही होता था, मैं नीचे से तार खींच देता था। तो वे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर उनके गुस्से में आप अभी भी बहुत टेक्निकली खेल रहे हैं। आप मुस्तफ़ा कमाल और रज़ा हारून, आप जिस सोते से उठने की बात कर रहे हैं खिताब करने की, वो उसे कुछ और कहते थे, हैप्पी आवर कहते थे। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं था यार। देखें, वैसे तो ये ज़ाती मामला है अल्ताफ़ भाई का, और पाकिस्तान में कौन सा सियासी लीडर है जो नहीं पीता है? मेरे को आप ये बताएं। सभी तो माशाल्लाह, शायद ही कोई, या तो मौलवी भी पीते हैं भाई। मौलवी बैठ के टीवी के ऊपर लोग उनके फॉलोअर बने हुए हैं। बुनियादी तीर पे चीज़ ये देखी जाती है कि अल्ताफ़ भाई कौम के लिए क्या कर रहे थे उस वक़्त। जब मैंने भी देखा, जब तक देखा कि भाई कौम के लिए शख्स दुरुस्त है, मैं साथ था। लेकिन जब मैंने देखा कि अब जो ना कौम का भला नहीं होना है, तो मैं हाथ जोड़ के अलग हो गया। फिर उन्होंने मुझे निकाल भी दिया 2013 में जी। बाकायदा तौर पर जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी हाँ, की गई और 19 मई 2013 कि आप जो है अब हाँ, तंजीमी नज़्म ज़ब्त की आपने खिलाफ वर्जी की है। तो आपको मैं तो हमेशा तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता था। कोई नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए। मुअत्तल होना, निकाले जाना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मेरा यही है। आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप काफ़ी सख्त मिजाज भी हैं, और इसी सख्त मिजाजी की वजह से भी जो मुख्तलिफ वफूद हुआ करते थे उनमें कभी आपको शामिल नहीं किया जाता था। कौन से वफूद? यहाँ में था ही नहीं जब मैं वफूद। यहाँ पे भी, यहाँ नहीं, मैं लंदन, वहाँ तो मैं हर वक्त में होता था। जेनेवा पे गए थे आप? नहीं, जेनेवा के लिए तो देखें, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था। डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों के हवाले थी। कि जेनेवा के मामलात मेरे पाकिस्तान से जाने से पहले से मोहम्मद अनवर साहब देखते थे और तारिक मीर देखते थे। बाकायदगी से उनका जेनेवा जाना, वहाँ पे शरीक होना, वहाँ पे पम्फलेट बांटना, बुकलेट बांटना, वहाँ पे स्पीचेस करना, ये उनका मैटर था। अदरवाइज़ जितने सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान के वज़राए आज़म, सदर पाकिस्तान और हमारे अहम तरीन इदारे के सरबराहान जो आए हैं, मैं हर जगह पे मौजूद रहा हूँ। लंदन में रहते हुए आपके पार्टी रहनुमाओं से भी इख्तिलाफात रहे? बहुत ज़्यादा रहे। किससे सबसे ज़्यादा रहे? सलीम शहजाद से? मेरे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफात डॉक्टर साहब से रहे।
डॉक्टर इमरान फारूक से। हाँ, और सलीम शहाद भाई से। वजह? बुनियादी वजह ये थी कि डॉक्टर साहब जो ना वो सख्तगीर अपनी जगह पे थे, लेकिन वो भी खुद डिसिप्लिन को फॉलो करते नहीं थे और सबसे कहते थे कि डिसिप्लिन को फॉलो करो। तो जब खुद आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझ पे कैसे कहेंगे कि ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है? तो मैं जवाब दे देता था। कोई मेरा उनसे ज़ाती इख्तिलाफ नहीं था, या मेरे खुदा न ख़ुदा ना सलीम शहाद भाई को प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि सलीम शहाद भाई भी बहुत अरसे के बाद इंटर हुए थे पाकिस्तान। उनके जहन में वही था, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, बहुत अच्छे थे, हम बड़ी उठना बैठना फ्री साथ, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ होती है वो जिस ज़माने में वाइस चेयरमैन थे तो जहन उनका वो वाइस चेयरमैन ही का चल रहा था, और डॉक्टर साहब उस ज़माने से चल रहे थे कि जब सेक्रेटरी जनरल थे। तो उस वक्त में और इस वक्त में फ़र्क आ गया था, क्योंकि बहुत उनकी जगहें फिल हो चुकी थी। लोग मेहनत करके और बुरे वक्त का सामना करके, ऑपरेशन सामना करके किसी ना किसी पोजीशनों पे पहुंच चुके थे। तो आप उनको उस सेक्रेटरी जनरलशिप, उस वाइस चेयरमैनशिप से आप डील नहीं कर सकते। फिर आप बराबरी की, क्योंकि बराबर थे सब, आप भी राब्ता कमेटी के मेंबर, मैं भी राब्ता कमेटी के मेंबर। फिर हुक्म जो ना वो सिर्फ कायद का चलता था, फिर किसी को और को हक नहीं था कि वो हुक्म जारी करे। डिसिप्लिन के तहत कोई चीज़ हो रही है तो उसको फॉलो करना लाजमी था। 30 जनवरी 2001 आप लंदन में थे। अल्ताफ़ हुसैन ने फिज़ा गबोल से शादी कर ली। 2007 में तलाक हो गई। आप लंदन में थे। बिल्कुल। तलाक क्यों हुई? देखिए, ये वैसे तो ये अल्ताफ़ भाई का ज़ाती मामला है, किसी की भी तलाक होना ना होना, और मेरे ख्याल वहाँ से मामलात अल्ताफ़ भाई की सेहत के भी बिगड़ना शुरू हुए थे शादी के बाद, क्योंकि उनके ससुराल का जो ना की डिमांड बढ़ती जा रही थी, और अल्ताफ़ भाई जो ना इस मामले के अंदर वो किसी को, अपने करीब के ख़ानदान वालों को वो करीब नहीं भटकने देते थे। क्या डिमांड्स थी? जैसे उनके माली मामलात थे, और किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए कि मुझे ये मुशीर बनाए, मुझे ये बनाए, तो इस किस्म की चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। इन मामलात को अल्ताफ़ भाई से झिकझिक, उलझन, और फिर अल्ताफ़ भाई की तबीयत 24-24 घंटे जागना और सोना नहीं, तो वो शायद अपनी बीवी को की तरफ तवज्जो उनकी कम रही, तो वो भी एक मामला बना। फिर बेटी हो गई तो वो भी मामला बना कि भाई वो तवज्जो कम होगी। होते होते तू मैं पे हुई। उनकी वाइफ ने कई दफ़ा पुलिस कॉल कर ली, तो ज़ाहिर है खैर पुलिस को गिरफ़्तार तो करती नहीं, मामलात को सेटल करती कि भाई आप कुछ दिन के लिए अलग हो जाएं, ले जाती है। वाइफ को ही कहती है कि भाई आप जब तक कोई चीज़ नहीं होती तो सुलह सफाई का वहाँ निज़ाम। ये पुलिस जो है वो फिज़ा गबोल साहिबा की कॉल के ऊपर जो है वो लंदन इंटरनेशनल सेक्रेटरीट आती थी? नहीं, वो घर पे आती थी। घर पे आती? घर इंटरनेशनल सेक्रेटरीट क्यों आएगी? नहीं, कॉल जब भी गई वो घर से उनके, हाँ उनके गई, उनकी वाइफ ने कॉल की। कभी कभी अल्ताफ़ भाई गुस्से के अंदर कि भाई उन्होंने बुला ली, वो खुद अल्ताफ़ भाई वहाँ घर से निकल के चले जाते थे, आ गए कि भाई दूसरी जगह रहते हैं। कई दफ़ा हुआ। यानी एक भरपूर जो है वो मियाँ बीवी वाला तनाव, जो मियाँ बीवी का है ना, ये कोई अनहोनी चीज़ तो है नहीं। फिर वो जब वो तलाक का मामला ज़्यादा हुआ तो बेसिकली जो जायदाद थी वो पार्टी की थी, तो उसमें ज़ाहिर है जब अलहदगी का मामला शुरू हुआ तो फिर उनकी डिमांड ज़्यादा थी। उनकी वहाँ तो कानून है ना, आइन कानून में कि 50% जो ना वो औरत का हिस्सा है। तो ये जो ट्रस्ट बना के जो सारी प्रॉपर्टीज जो ना
ये जो उसमें शिफ्ट की गई थी वो उसी दौरान शिफ्ट की गई थी, क्योंकि वो तो पार्टी का हिस्सा, वो तो सारा ले जाती। वो तो 1.5 मिलियन पाउंड पर ही उस जमाने के 18 करोड़ पाउंड बने थे, 18 करोड़ रुपए बने थे। आज के अगर 1.5 मिलियन पाउंड हो तो कितने बन जाएंगे? 18 दिए 54 करोड़ बन जाएंगे, और ज्यादा हिस्सा जाए तो पता नहीं कितने बन जाते। वो तो पार्टी का हिस्सा भी खा जाती। तो बहरहाल वो अल्ताबाई ने समझदारी की, उन्होंने ट्रस्ट के नाम पे कर दिया, और वो जो जितना फिर उनके नाम पे था वो बाकायदगी से उसकी तकसीम हुई, और उनको 18 करोड़ रुपए दिए गए कोर्ट में। क्योंकि हम भी पेश होते रहे हैं, साथ में जाते रहे हैं, और सारे मामलात को देखा है, उसमें कानूनी और सारी चीज़ों में बैठे हैं। तो उन्होंने बयानात जो उन्होंने कोर्ट में जमा कराए थे वो कुछ ज़्यादा थे। तो हमने ही मशवरा दिया था अल्ताबाई को, सब ने, कि बजाय आप अब कोर्ट में फ़ाइट करने के बाहर सेटलमेंट कर लें। आपके ख्याल में एमक्यूएम में रहते हुए आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कौम को फ़ायदा हुआ? कौम को देखिए, पार्टी को आप उस पर क्यों डालते? क्योंकि पार्टी को तो धर्म भरम कर दिया गया। कौम को फिर क्या फ़ायदा हुआ जब आपकी पार्टी नहीं रही? कौम जो है वो आज भी उन्हीं मसाइल, बल्कि शायद उससे ज़्यादा बुरे मसाइल में उलझी हुई है जिनकी बुनियाद पर ये पार्टी बनी थी। देखें, जदोजहद कोई एक दिन की होती नहीं है। जब लोग ही तितर बितर हो गए तो जदोजहद तो रास्ते में ही ख़त्म हो गई ना, रास्ते में ही धर्म भरम हो गई ना। तो फिर कौम को क्या हासिल होता? कौम को ये हुआ कि इस एमक्यूएम से 2-4 हज़ार अफराद जो ना वो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गए। सिर्फ 2-4 हाँ, 2-4 हज़ार गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गए। जो छापे, जो मुहासरे, जो गिरफ्तार, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वो सब क्या है? वो तबाह बर्बाद हो गए, वो तबाह बर्बाद हो गए, और कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ। कहा जाता है कि जब आप अल्ताफ़ हुसैन से शदीद इख्तिलाफ़ात के बाद खामोश होकर बैठ गए थे तो आप उन रहनुमाओं में शामिल थे जो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन आप पाकिस्तान वापस आना चाहते थे और आपने इसके लिए पीएसपी को ज़रिया बनाया। क्या ये बात ठीक है? नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको बड़े क्लियरली, कि पहली बात तो ये कि मेरे इल्म में नहीं था कि कोई पीएसपी बनेगी, कोई मामलात होने वाले हैं। क्योंकि मेरा दुबई आना जाना, मेरा रेजिडेंस था दुबई का, क्योंकि मैं सिटीज़न नहीं था, मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया था, मैंने असालम क्लेम नहीं किया था, और मैंने अल्ताफ़ भाई के कहने पर ही असालम क्लेम नहीं किया था। उन्होंने कहा तुम असालम नहीं लो, मैंने नहीं लिया। तो मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट में 5 महीने 4 महीने, अव्वल तो मेरा महीने 1.5 महीने में मैं अक्सर कंट्री से आउट होता था, तो मुझे 6 महीने का वो वक्त होता ही नहीं था कि 6 महीने और मैं आउट हूँ। तो मेरा रेजिडेंस मैं अपना बढ़ा लेता था हर 3 साल के बाद। तो मैंने इस तरीके से 15-16 साल इसी में, 13 साल इसी में गुजारे अल्ताफ़ भाई के साथ रहते हुए। लेकिन जब मैं दुबई अक्सर आना जाना था, वहाँ मेरी अनीस कायम खानी भाई से मुलाकात होती थी। अगर मैं महीने में 1 दफ़ा आया हूँ या 2 महीने बाद आया हूँ, तो हफ्ता भर हूँ तो हफ्ते भर में 4 दफ़ा 5 दफ़ा साथ ही खाना खाना। सारे कुलीग थे, वो भी छोड़ चुके थे, वो भी बैठे हुए थे, मैं भी छोड़ चुका था, मैं भी आराम से बैठा हुआ था। मैं तो लंदन बैठा हुआ था, लेकिन मेरे पास क्योंकि विजिट था, मैं परमानेंट रह नहीं सकता था, मैं अक्सर दुबई आ जाता था। तो मेरी इनसे मुलाकात होती थी, लेकिन मुझसे कभी भी जो ना उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई जो ना वो पार्टी बनाना चाहते। ये लोग छुप के रहते थे, मैं खुला डुला रहता था। मैं लंदन में भी खुला डुला रहता था, दुबई भी आता था, खुले घूमता फिरता था। ये तो अपनी जगह तक शनाख्त नहीं बताते थे कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो इतने मकसद ये कि माशाल्लाह वो लोग थे। अब मुझे नहीं पता कि मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि जब मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी अरसे के बाद मेरे कई महीनों बाद उन्होंने छोड़ा, अनीस कायम खानी ने मेरे छोड़ने के बाद कई महीनों के बाद उन्होंने छोड़ा, अनीस कायम खानी दुबई आ गए, मैं लंदन में ही था। मुस्तफ़ा कमाल मेरे ख्याल अमेरिका चले गए या जिम्बाब्वे चले गए, पता नहीं क्या, लंबा अर्सा रहे।
फिर पीएसपी बनने से कोई साल, 1.5 साल, साल सवा साल पहले मुस्तफ़ा कमाल शायद दुबई आए, उन्होंने बहरिया टाउन में मुलाजमत की। कोई 14-15 महीने से ज़्यादा उन्होंने मुलाजमत नहीं की दुबई में, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा कमाल से कतन रब्ता नहीं था, कोई मुलाकात नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अनीस कायम खानी से मेरी एक पर्सनल दोस्ती थी, तो इसको आना मिलना, यहाँ तक कि जब ये इनका पाकिस्तान का आने का हुआ, मैं अक्सर कहा करता था, मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए, को कूद जाते हैं मैदान के अंदर। कहा नहीं खान साहब, अब काम धंधा करेंगे, कोई मेहनत मजदूरी करेंगे। मज़े की बात है कि जिस दिन ये पाकिस्तान आए, रात को खाना मेरे पास खाया और 7:30 बजे इन्होंने खाना खा लिया, कहना मुझे ज़रा जल्दी जाना है। और 3 दिन पहले बारबेक्यू मेरे साथ की दुबई में एक डेजर्ट एरिया में जाके। 2 दोस्त और भी, अल्लाह उनको हयाती दे, वो भी मौजूद है, वो इनके भी बहुत करीब हैं। उनके साथ, वो पार्टी के नहीं थे, ऐसे ही दोस्त थे, उनके साथ हमने चारों ने बारबेक्यू की। उन्होंने वहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वहाँ मुझसे कहा, कहने खान साहब आपकी बेटी शिकागो में है, ये भी जानते हैं, ये भी छोटे बचपन से उसको जानते हैं, उसको बाबा बाबा कहते हैं, मैं भी बाबा ही, उसका निकनेम है बाबा। तो वो क्या है यार, उसका घर में इतनी गुंजाइश है कि अगर मैं जाऊं तो 1 आध महीना रह सकूं। मैंने बोला क्यों नहीं यार, आप जाएंगे तो आप ज़ाहिर है, आप तो उसके अंकल हैं, आप तो बड़े आराम से, बहुत VIP। कल आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा मेरे पास तो है अमेरिका का वीज़ा। बोले मैंने भी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ, मेरी क्लियरेंस आ जाए तो वीज़ा लगा के फिर अमेरिका चलते हैं, वहाँ मैं 1-1.5 महीना रहूँगा और आपकी भाभी को भी ले जाऊँगा, तो देखेंगे कि कोई काम वाम अगर मैं कर सकूं तो फिर मैं सेटल करूंगा। ये सब कुछ मार्च 2016 में ही हो रहा है। ये 16 में हफ्ता भर पहले हो रहा है, 4 दिन पहले हो रहा है भाई। मेरे फरिश्तों को पता नहीं, मुझे कहीं कहीं से ऐसे ही जैसे वाइब्स आती हैं कि कुछ होने वाला है। इशरत भाई उस दौरान आते थे, मैंने इशरत भाई से भी बात की, मैंने बोला इशरत भाई क्या, नहीं बिल्कुल सब। इशरत भाई से मुलाकात ये लोग मिला करते थे। और जो दोस्त वगैरह जिनको लाते थे, जो लोग थे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उनसे मीटिंगों सिलसिला चल रहा था, मेरे इल्म में नहीं था। अब ये तो रात ये गए हैं, सुबह इनका 7 बजे दुबई के टाइम पे 7 बजे मेरे पास कॉल आई कि यार मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। हैं, पाकिस्तान पहुंच गए? रात को तो यार आप मेरे साथ थे। कहने कि वो बस पाकिस्तान हंस रहे, कहने कि वो, मैंने कहा तो मुझे भी साथ ले चलते, मैंने कहा मैं भी साथ चलता। कहने नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, बस अभी मैं पहले रज़ा से बात कर लूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो रज़ा से इन्होंने बात की लंदन, मैं तो था ही दुबई में, इत्तेफाक से इनको पता था मैं दुबई में। फिर इन्होंने दोबारा पलट के कॉल की, कहने कि वो कोई 1-1.5 घंटे के बाद इनकी कॉल, खान साहब दोपहर को 3 बजे जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, और मैं आपको वो व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो इसको आप भी सबको दोस्तों को चला दें कि ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने बोला ये तो यार, ये तो सियासी उसमें कूद गए। फिर मैंने इन पर नाराज़गी का इजहार भी किया, मैंने कहा यार मुझे ले लेते साथ में, लेकिन क्योंकि जो चीज़ तय थी, इन्होंने तय कर रखी थी, उसमें मैं शामिल नहीं था। कोई लाइन थी किसको? उन्हें वो कोई ना कोई तो लाइन होगी, बगैर कनेक्शन के कोई चीज़ चलती है क्या पाकिस्तान के अंदर? ऐसी चल जाती है क्या? कहीं ना कहीं लाइन होगी ना। आपको भी थी 21 मार्च को? नहीं, मुझे कोई लाइन वाइन नहीं थी, मैं तो ऐसी फकीरों की तरह उठ के आ गया भाई, दोस्ती यारी में मार खा गया। मैंने कहा आ जाए, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रा हम उस पर रखेंगे क्योंकि आप सीनियर हैं और ज़रा भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आप जो ना कुछ चल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें, उसके बाद रज़ा की कराएंगे, फिर रज़ा के बाद आपकी होगी। तो मेरे ख्याल 2 हफ्ते के बाद 21 मार्च शायद 21 मार्च को 3 को ये आए थे, वही 2-3 हफ्ते के बाद फिर तकरीबन 18 दिन बाद इनकी कॉल आई लंदन मेरे पास। रज़ा तो पहुंच चुके थे, मुझे कॉल आई कि खान साहब आप जो ना मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो फ्राइडे था, रात को आई लेट इनकी कॉल, तो मैंने कहा आ रहा हूँ।
मैंने तो इनसे पूछा ही नहीं कि आऊँगा तो अंदर हो जाऊँगा, बाहर रहूँगा, क्या रहूँगा, कोई मेरी बात नहीं हुई। और ना मेरी किसी से कोई बातचीत कि मैं किसी को कहूँ भाई जाऊँगा तो मार तो नहीं लगेगी, उतरूँगा तो खैर खैरियत से। मैंने बोला जा रहा हूँ। मैं दुबई आया, रात एक होटल में क़याम किया, संडे मंडे की नाइट को रात को निकला, सुबह 3 बजे मैं कराची एयरपोर्ट उतरा। वहाँ बाहर मुझे डॉक्टर सगीर, इफ्तिखार आलम, वसीम आफ्ताब, इन्होंने मेरे मोबाइल पे कॉल की कि आप आ जाएं, हम बाहर ही हैं, ये वीगो खड़ी है और इसमें हम तीनों हैं, चलो। मैंने बोला अभी कहाँ चल रहे हो लेके? कह रहे वो जहाँ पे सब हैं पाकिस्तान, वो शहर पे। मैंने मैं शहर वहर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मुझे तो वहाँ छोड़ दो घर पे, मैं सुबह आऊँगा। तो मैं तो इतना बेखतर होके जा रहा था। मैंने बोला क्या करेंगे यार, मरना ही है तो फिर मरना ही है। तो वो घर के मोड़ के ऊपर 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे, मेरी उसकी नज़र पड़ गई डॉक्टर सगीर की कि 2-3 वाइट गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही हैं। मैं नहीं आपको घर लेके जाऊँगा। इन्होंने कायम खानी को फ़ोन कर दिया। कायम खानी ने वहाँ घर नहीं लेके जाओ, इसको यहीं लेकर आओ भाई। तो इन्होंने वहीं से गाड़ी पूरी घुमाई और वापस जो ना शहर पे पहुँचे। तो शहर पे पहुँचे, वहाँ पे दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि एक शख्स के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या दांव पर लगाया था? भाई कायद तो उन्हीं को मारा था ना, दाव पे मसा अपनी ज़िंदगी लगा दी थी ना दाव पे। और क्या लगाया था हमने? कौन सा दौलत लुटा दी थी? हमारे पास दौलत थी नहीं जो हम लुटाते। लेकिन जितना था सब कुछ तो उन्हीं के ऊपर कुर्बान किया ना, उन्हीं के साथ रहे ना। अपना वक्त, कीमती वक्त उन्हीं की खातिर जेल, रेल, भाग दौड़, जलावतनी, ये तो सब उन्हीं पे लगाया ना। लेकिन उसका हासिल जब देखा, फिर जब क्योंकि पार्टी में लोग ऐसे हावी हो गए थे, वो खुद भी इतने कमज़ोर कच्चे कानों के हो गए थे कि वो हर उस पर भरोसा करते थे जो उनको छोड़ के जाता था, उसको ला के वापस मुसल्लत करते थे। अब नदीम नुसरत 14 साल के बाद आए, उनको ला के पार्टी का कन्वीनर बना दिया। अनीस कायम खानी भाई खुद 9 साल के बाद आए, उनको ला के डिप्टी कन्वीनर बना दिया। सलीम शहाद भाई खुद लंबे अरसे के बाद आए, उनको ला के इंटरनेशनल सेक्रेटरीट का वो बना दिया। बाकी भी जितने चाहे खालिद मकबूल भाई हों या फारूक सत्तार भाई हों, सब छोड़ के गए थे। मैं तो उस वक्त तक नहीं छोड़ा था, मैंने तो पहली और आखिरी दफ़ा छोड़ा है और आखिरी दफ़ा छोड़ के रखूँगा और छोड़ा रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अब अपनी लाइफ पीएसपी क्यों छोड़ी? मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात हुए या अपने हमनाम से? इनके एटीट्यूड से, इनकी ज़बान से मैं इनको समझाता था, मैं इनको टोकता था कि यार ये जो ना आप जिस अंदाज की गुफ्तगू करते हो ना, अभी ठीक है जब तक 2-4-5 महीने अल्ताफ़ भाई सामने थे, मुकाबले पे थे, उनकी 23 अगस्त नहीं हुई थी, 22 अगस्त नहीं हुई थी, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल पीएसपी बनने के 6 महीने के बाद हो गई 22 अगस्त, मार्च से 6 लगा लें आप, 5 महीने के बाद। तो उस वक़्त तो बनता था अल्ताफ़ भाई पे अटैक करना, क्योंकि मुखालफत आपकी अल्ताफ़ हुसैन से थी। जब वो आपके रास्ते से हट गए, सुबह शाम एक ही तस्बीह लेकर, आप हाथ में तस्बीह है तो आप सिर्फ यही कर रहे हो, गालम गलोच। फिर कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, बहुत से साथियों की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने जो मुखालफत में थे, तेरी वाइफ ये करती, तेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। किसी को कह दिया कि भाई तेरा डस्टबिन जैसा मुंह, यार ये कोई सियासी गुफ्तगू थी? मैंने कहा भाई जब अब आए हो तो मकसद बयान करो ना, जो सियासत करने आए हो तो सियासी अंदाज अपनाओ और लोगों को अपना बनाओ। जबरन उठाकर आप बना लेना, किसी को उठवा लिया, किसी को तड़ियाँ, ये मैंने बोला भाई ये नहीं करो। मेरा वहाँ से इख्तलाफात शुरू हो गए। और इन इख्तलाफात के बाद 2021 में आपको सीटीडी ने फिर तलब किया और कहा कि आप पर दहशतगर्दों की मावनत का इल्ज़ाम है। ऐसे ही कुछ जो है वो फारूक सत्तार के साथ भी हुआ था। क्या मुतालबा था उस वक्त आपके लिए? मेरे लिए बेसिकली मेरे पे ये एक तरीके से, ये जो हमारे दोस्त थे ना,
इनकी ख्वाहिश थी कि इसकी मार लगे, ये अंदर हो और नाक रगड़ के हमारे पास वापस आए। आप पीएसपी के लोगों की बात मैं कर रहे हैं? पीएसपी के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं भाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूं भाई। आप अनीस कैमखानी की बात कर रहे मैं हैं, सबकी मुस्तफा बात कमाल कर रहा हूं, बात पीएसपी रहे की हैं। बात कर रहा हूं। तो 2021 में जो कुछ आपको सीटीडी से कॉल किया गया वो उनके कहने पर किया गया? वो जाहिर है उनकी मोहब्बत का वो है, मजर था ये। हम अजर था और उसमें कोशिश की गई रगड़ने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं क्लीन था, मैंने सामना किया। और सब पता है मुझे अलिफ से लेकर ये तक कि कैसे किसको पहले उठाया गया, उससे कहा गया कि उसका नाम लो, उसका नाम लो, और सबको कहा गया अब एडवोकेट को पकड़ो, क्योंकि गाय को उसी वक्त काबू किया जा सकता है जब गाय के बच्चे काबू आ जाए। तो पहले बच्चों को उठा के हमारे गले में फंदा डालने की कोशिश की। उनको तो उन्होंने कह दिया था कि आपको हम कर लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन उसी बेचारे उसी के अंदर एक जो ना, अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए, नईम भाई, जिसको नईम उस्ताद कहते हैं, हैदराबाद के साबिक जोनल मेंबर, बहुत अच्छा लड़का था, वो अपनी जान से गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बचाया, कुछ दोस्तों की मेहरबानी से खैराफियत में रहा और केस का सामना किया। 1 साल सवा साल मैंने पूरे टेररिस्ट कोर्ट का सामना किया और बाइज्जत बरी हुआ। सवाल तो वही बनता है जो मैंने रज़ा हारून से भी किया। वो पीपल्स पार्टी जिसने एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए, उस पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने पर ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी जब ज़मीर तो उस वक्त तक सामने आता ना कि जब हम खुद जब एमक्यूएम में थे, तो उस वक्त तो माफी तलाफी का मामला तो हो गया था ना, माफी तलाफी हो गई थी, एक दूसरे की टोपियां बदली गई थी। वो सियासी जवाब नहीं, सियासी जवाब कैसे भाई? इसको आप हमारे जवाब को आप सियासी क्या दें? आपसे सवाल ये है बेसिकली हाँ? कि वो पीपल्स पार्टी जिसने एमक्यूएम वो के खिलाफ तो ऑपरेशन नून लीग किए, ने भी किया। आप नून लीग में तो नहीं गए ना? मैं तो पीपल्स पार्टी से भाई मुताल्लिक नून लीग सवाल से कर भी रहा तो हुकूमत में पार्टी ने हाथ मिलाया था ना। वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया। तो आप सबसे लड़के अपना मुल्क अलग बना के रह लो भाई, फिर कहाँ रहोगे आप? भाई आप इस पाकिस्तान के अंदर हो, फिर एक मेन पार्टी जिसके अंदर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो ख़त्म हो, एक तरीके से ख़त्म हो गई है, वो अपने घर चली गई है, उसके टोटे हो गए हैं, A B C D Z तक के टोटे हो गए हैं, उसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले जो ना वो बैठ गए हैं, जिनको थोड़ी सी भी कोई सियासत का अले बे का पता नहीं, जिनको ना कौम का दर्द कुछ दर्द। तो फिर इंसान को अगर बंदे को अगर सियासत करनी है तो फिर देखता है ना कि यार मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, जिस माहौल में रह रहा हूँ, जिस सूबे में रह रहा हूँ, तो इधर मैं ऐसी पार्टी ज्वाइन करूँ कि जो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसकी ग्रास रूट पब्लिक तक जो लोगों में आवाम में हो। इनके तो बाकी लोगों के तो ग्रास क्या, ये तो घास पे भी इनके वो नहीं है, रूट नीचे कहाँ जाएंगे? ये तो हवा में घूम रहे हैं। तो फिर कैसे इनको ज्वाइन करता? अनीस एडवोकेट को सियासत करनी है। हाँ, सियासत करनी है ना भाई। पीपल्स पार्टी में कैसे शामिल हुए? डॉक्टर आसिम घेर कर लेकर गए? नहीं, घेर वेर के क्यों कोई नहीं ले गए। उससे पहले मेरे पास अपने अल्लाह भला करे नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब मेरे पास आए, मुलाकात की। वहाँ उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप पीपल्स पार्टी में आइए और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। कोई एक दिन में थोड़ी की ज्वाइन। उसके बाद डॉक्टर आसिम से एक एहतराम का रिश्ता पुराना रहा है। उन्होंने कहा भाई सोच यार, उससे फ्रीली गुफ्तगू है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब पर्सनली जानते थे, उस वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन अभी तो प्रेसिडेंट साहब ही कहते हैं ना हम सब उनको। तो वो वहाँ 2-3-4 दफ़ा जब भी आए अल्ताफ़ भाई से मीटिंग के अंदर, तो मैं उस 3 रुकनी वफ्द में मैं मौजूद होता था। मेरा तारुफ वहाँ माजी में 90 में वो मेरे साथ MNA भी रहे। वो जेल से आते थे, मैं उनकी खैरियत मालूम करने जाता था। वाहिद शख्स था, उन्होंने वहाँ पे अल्ताफ़ भाई को कहा भी
कि ये वाहिद आपका एमएनए था जो मेरी खैरियत, बाकी 14 तो मुझसे दूर भागते थे, उस वक्त हम 15 थे 90 में। तो क्या ये मेरी खैरियत मांग, बोला ये, लेकिन मेरे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो अल्ताफ़ भाई ने फिर बताया, तो फिर उन्होंने मेरे से हिंदी ज़बान में भी गुफ्तगू की, कहना है ना, मेरे आ जाता कि ये है मीरपुर खास का। तो वो उनके जहन में था, तो उन्होंने मैसेज किया, आसिम भाई ने मैसेज पहुंचाया कि प्रेसिडेंट साहब मिलना चाहते हैं। मिल लेंगे, प्रेसिडेंट साहब बुलाए यार, प्रेसिडेंट जरदारी साहब जैसा बुर्दबार सीनियर सियासतदान बुलाया तो यार किसको बुरा लगता है जाके मिलना। मुलाकात की, 40-45 मिनट मिले, उन्होंने बड़ी इज्जत से पेश आए, सब माजी के सब खैर खैरियत सब मालूम की। लंदन में जब साथ वफ्द में मिले वो मालूम किया, बताया उन्होंने। तो फिर उसके बाद कहने कि यार मेरे साथ आ जाओ। मैंने सही आ गए हैं तभी तो आपके पास आए मिलने। बोला पक्की बात है? मैंने बोला हाँ आ गए। बोला बाबा ले आओ मीडिया सेल को और मफलर ले आओ, डाल दिया, शम्मू शामिल हो गए। इसमें क्या बुराई है? एमक्यूएम बनने की वजह पीपल्स पार्टी, कोटा सिस्टम, अंदरूनी सिंध महाजनों की ज़मीनों पर कब्जे, नौकरियां और दाखिले ना मिलना वगैरह वगैरह। आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। मेरा सवाल सुनिए। हाँ, सुना है, आज सुना आप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, मसाइल पहले से ज़्यादा हैं, अंदरूनी सिंध तो महाजनों के लिए मसाइल और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या कोई नई एमक्यूएम बनेगी या आप पीपल्स पार्टी में रहकर इन मसाइल को हल करा लेंगे? एमक्यूएम तो अभी आप बना ले तो पता नहीं, बहरहाल मेरे नज़दीक तो अभी कोई एमक्यूएम नहीं बन रही। अभी तो पीपल्स पार्टी के अंदर ही कोशिश करेंगे कि जितना, और काफ़ी हद तक बेहतरी भी आ रही है। और एमक्यूएम कोई पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं बनी थी भाई। कोटा सिस्टम कौन लाया था भाई? किस ज़माने में? उस वक्त तो शुरुआत ही हुआ था, अभी तो कोटा सिस्टम पे इतना जोर भी नहीं था। शुरू में तो मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान का था, वो तो पीपल्स पार्टी ने नहीं रोक रहे हुए थे ना। और दीगर मसाइल थे, जॉब्स के मसाइल थे, वो तो मुख्तलिफ पार्टीज आती थी। ज़ाहिर सिंध के अंदर जो डोमिनेट करता है वो अपने लोगों को नवाजता है। एमक्यूएम की भी जब बनी तो ख्वाहिश पैदा हुई कि भई अब पॉलिटिक्स भी की जाए, तो कराची को कंट्रोल किया जाए, बल्दियात भी ली और सियासत में आया जाए, हुक्मरानी। तो कभी कभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सूबे का नारा भी दिया जाता था कि लोग जुड़े रहें। ये सब ऐसे ही था। लोग अब हर इल्ज़ाम आप पीपल्स पार्टी पे लगा देंगे, यार ये भी तो सही नहीं है। पीपल्स पार्टी की अब हम कोशिश करेंगे कि भाई पीपल्स पार्टी जो ना शहर के, अब अकेला आया हूँ मैं, तो मेरे साथ तो पूरा कराची तो आया नहीं है। मैं कराची का नुमाइंदा या पूरे शहरी इलाकों का नुमाइंदा तो हूँ नहीं। अपनी बसात की कोशिश करूँगा कि पीपल्स पार्टी जितने भी मामलात चंद आदमियों के भी शहरी मसाइल को हल कर सके, वो कोशिश होगी हमारी। एमक्यूएम पर चाइना कटिंग का इल्ज़ाम है, लेकिन जो कुछ इन दिनों शहर में सिस्टम के तहत हो रहा है और शहरियों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उसके सामने चाइना कटिंग तो कुछ भी नहीं है। पिछले 8 माह में इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई? किसने? आपने? नहीं, मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ? मेरे पास कोई कराची शहर ने मैंडेट दिया हुआ है कि मैं आवाज़ उठाऊँ? जिनके पास मैंडेट है वो खुद इस कब्ज़ों के अंदर शामिल हैं। जो आपके जो अब अपने आप को एमक्यूएम कहते हैं और मुख्तलिफ, वो सिर्फ शोशे छोड़ने की हद तक है। उनको आवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है या उनको दिया गया है। अनीस एडवोकेट सियासत करने पीपल्स पार्टी में गए हैं और सियासतदान का काम है अवामी मसलों के लिए आवाज़ उठाना। हाँ। एक अवामी इशू मैंने आपके सामने रखा है, कराची में सिस्टम के तहत ज़मीनों पर कब्जे जिस तरह से हो रहे हैं। एमक्यूएम पर तो चाइना कटिंग का इल्ज़ाम है ना, बड़ा इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी उठा रही है ना आवाज़, पीपल्स पार्टी रोक रही है ना। पीपल्स पार्टी रोक रही है आपके ख्याल में? हम मेरे ख्याल से रोक रही है। चलें, कराची में जो सिस्टम है उसके तहत सिर्फ ज़मीनों पर कब्जे नहीं हो रहे, ये एक पैरेलल सिस्टम है जो सरकारी इदारों में भी है। किसी सरकारी इदारे में रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता। इसके साथ साथ कराची का जो तालीमी निज़ाम है वो तबाह किया जा रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बोतल से बाहर है, शहरी मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये एक दिन में हुआ है क्या? ये अभी मैं तो आपसे आपके अभी 8 जब माह से का मैं पूछ पीपल्स रहा पार्टी में शामिल मैं हूँ तो उस दिन आपसे से शुरू, आपके 8 माह का पूछ रहा हूँ। उसमें से जब से हुआ है क्या भाई? ये तो शुरू से ऐसा रहा है, कहीं भी कम होता है कभी ज्यादा होता है। इतना बड़ा जंगल की तरह शहर है। स्ट्रीट क्राइम को एक तरफ रख देते हैं ना, कुछ दूसरे इश्यूज भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। भाई देखें, रिश्वत इससे पहले, पीपल्स पार्टी से पहले तो सब आबे जमजम पिया करते थे, हैं?
उसी से और नहाते भी थे। कोई काम के लिए जाता था तो जेब से उसको आने वाले गरीब को 100 रुपए निकाल के दे दिया करते थे, तू रक्शे में बैठ के चला जा। अब अगर ये हो गया तो बुरा लग रहा है, ये तो माजी से कभी ज़्यादा होता है, अब क्यों ज़्यादा हो गया है। और पूरी कोशिश, ज़ाहिर है मेरी भी ख्वाहिश है और पीपल्स पार्टी से मेरा जो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, जो वज़रा हैं, मैं ज़ाहिर है उनसे कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि पार्टी के ऊपर बदनामी ना आए। या KMC है, वाटर बोर्ड है, बुनियादी मसाइल तो इनसे आते हैं। इनमें अभी भी माजी के हमारे दोस्त ही भाई बैठे हुए हैं ना, सारे के सारे। थोड़ी सी भी इधर उधर उलझल होती है तो उसको महाजिर इशू बना देते हैं कि महाजिरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है? महाजिरों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। यही लोग इशू बनाते हैं ना, वो बैठ के क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? इनके पास तो गवर्नर भी है ना, गवर्नर साहब की भी तो कुछ ना कुछ हैसियत है ना, या सिर्फ बस दौलत आशिक हैं? ये क्या बात हुई? दो वफाकी वज़रा हैं और दबंग वफाकी वज़रा हैं जो दम भरते थे कि हमने पूरा एक सींग पे एक ने पार्टी को उठाया हुआ था, दूसरी सींग ने दूसरे ने दूसरी सींग पे पार्टी को उठाया हुआ था, यूं यूं हिलाते थे तो जलजला आता था। वफाकी वज़रा है ना, लाइन है कौमी असम्बली के मेंबरान की, फौज की लाइन है, सूबाई असम्बली के मेंबरान की। ये क्या कर रहे हैं फिर? जो मौजूद हैं उनसे तो पूछो पहले, जो दावे करते हैं। सूबे में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और जब मसाइल होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही पूछा जाएगा। इस वक्त मैं MQM से नहीं पूछ रहा, मेरे सामने अनीस अहमद एडवोकेट बैठे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो पीपल्स पार्टी का जवाब दे रहा हूं ना। जब MQM, वो माजी की MQM, ये वाली तो है ही नहीं, ये तो तख्ती ABCD पता नहीं कितनी, हर दफा तख्ती उठाओ तो नई वो नजर आती है। उस वक्त भी जब MQM मजबूत थी, पार्टी की जड़ें थी, तो हुकूमत नहीं थी पार्टी की, लेकिन अवाम के मसाइल हल होते थे कि MNAs MPs गली गली जाते थे, लड़ते थे अवाम के लिए, लोगों का सामना करते थे, उनके दुख दर्द में शरीक होते थे। ये क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि इनकी जड़ें तो हैं ही नहीं, ये तो बेचारे ही हैं। क्या बोलूँ? इन दिनों एक बड़ा बर्निंग इशू है कराची शहर में, वो है डंपर माफिया का इशू। तेज़ रफ्तार डंपर किसी शहरी की जान ले लें, उसके बाद डंपर अगर कब्जे में भी ले लिया जाए, ड्राइवर गिरफ्तार भी हो जाए, 24 घंटे में वो बाहर आ जाता है। तबातुल से होने वाले वाक़यात पर शहरियों ने रिएक्शन देना शुरू किया। तो अभी हालिया वाक़या जो सगीर सेंटर के सामने हुआ है, उसके बाद पुलिस ने इसे अपने लिए चांदी का ज़रिया बना लिया है। छापे, गिरफ्तारियां एक बड़े पैमाने पर जारी हैं। आज एक हफ्ते के बाद भी ये सिलसिला जारी है। क्यों भाई? एक बात सुने, एक डंपर से 3 अभी फैमिली कुचली गई, 14 डंपर वालों का क्या कसूर था? आप कानून को गिरफ्त में कानून को अपने हाथ में भी लें तो कार्रवाई तो उन्हीं के खिलाफ हुई है ना। यहाँ तो इस वक्त सरकारी देखिए, ये कोई अच्छा बात हो रही है, डंपर कंटिन्यू छापे हैं, डंपर का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ और आपको पता है कि उसके पास जो है वो डंपर चलाने का लाइसेंस नहीं था। देखें, यहाँ तो 12-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। कोई गलत काम करे तो आप उसको नहीं, वो तो गलत, गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि चेक किया जाना चाहिए, जितने डंपर कराची में आते हैं उनके ड्राइवर्स की पहले उनके लाइसेंस को बाकायदा वेरीफाई होना चाहिए कि इसको ड्राइविंग आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि एक दिन में ये इतना बड़ा मामला नहीं है। तो इसमें आप इंतज़ामिया के इस नाअहली पर एहतजाज कीजिए, ये आपका हक है। आप इंतज़ामिया के रिश्वतखोरी पर, पुलिस की रिश्वतखोरी पर एहतजाज करें, वो आपका राइट है। आप उस इशू को उठाएं, आप इशू को दूसरी तरफ क्यों ले जाते हैं? इस शहर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इस शहर का मुस्तकबिल इतनी बड़ी आबादी, एक
कई ममालिक से बड़ा ये शहर, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे मीरपुर ख़ास हो, चाहे लाड़काना हो, सब शहरों का माली उसके अंदर मुब्तला है। आपको पता है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की ज़रूरत है? जितना बस हो रहा है, सूबाई हुकूमत और मेयर अपने तय कोशिश कर रहे हैं, जितने फंडिंग है उतना ज़ाहिर है एक यूनिवर्सिटी रोड पर बनने वाली रेड लाइन तो कंप्लीट हो नहीं पा रही है। ज़ाहिर है उसको उस पर संजीदगी से देकर इन मामले को हल करना चाहिए और इसको फौरी तौर पे मुकम्मल करना चाहिए। ये बहाना नहीं है। K4 मुकम्मल नहीं हो रहा। K4 पे तो ज़ाहिर है वफाक की तरफ से फ़ंड सूबे के पास जो है, लेकिन अगर K4 का मामला जल्दी हल हो जाए तो कराची का पानी का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनीस अहमद एडवोकेट साहब। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।